दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो आज बाजार में तूफानी गिरावट का माहौल था। एक तरह से बाजार क्रैश कर गया। इस गिरावट के माहौल में भी वेदांता ने पॉजिटिव क्लोजिंग देके ये साबित कर दिया है कि वेदांता में अभी भी खरीदारी बाकी है और क्यों न हो अभी डीमर्जर होना है। ये डीमर्जर सबको पसंद आ रहा है क्योंकि आने वाले समय वैल्यू अनलॉक होगी शेयर होल्डर की, हर कंपनी में उसको हिस्सा मिलेगा। और दूसरी तरफ इंडिया की टॉप डिविडेंड पे आउट कंपनी है, ये सबसे शानदार डिविडेंड देती है। तो ऐसे में लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर बेहतर है। अब यहाँ पे आगे की क्या है रणनीति वेदांता की, उसको जानेंगे किस तरह से वेदांता अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ने वाला है। और ये गिरता हुआ बाजार जब देख सकते हो कि लगातार बाजार काफी कमजोर है। वैसे अच्छी बात है कि बाजार कुछ आज रिकवर कर गया। क्या यहाँ पे कुछ संभावना पॉजिटिव बन रही है या अभी बाजार में भारी गिरावट का माहौल बाकी है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड की बात कर लेते हैं। 723 पर आज क्लोजिंग थी, 0.64% की तेजी के साथ। तो ये देख सकते हो फ्राइडे की क्लोजिंग 718 पर थी, आज 695 पर शुरुआत हुई गिरावट के साथ। और इसके पीछे वजह की बाजार की गिरावट के साथ, यानी करीब 2800 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की। तो इजराइल का युद्ध ईरान के साथ चल रहा है और आप देख सकते हो कि ये बहुत आगे बढ़ चुका है। इसमें यूएस की तरफ से जिस तरह से इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है, यहाँ पे उनके चीफ को मार दिया गया, जिसकी वजह से ये मामला बिगड़ा है। कम से कम 15 देश एक तरफ और ईरान अकेला एक तरफ ये मामला बिगड़ रहा है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल ऑयल का है और इसी वजह से ये बाजार में इंडिया के लिए, जब हम 85 से 90% तक ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से इंडिया का बाजार काफ़ी गिरा। लेकिन अच्छी बात है कि रिकवरी अच्छी हुई। आप देखिए 695 इंट्राडे का लो बना, इसके बाद में ये गिरा नहीं, उसके बाद यहाँ से रिकवरी देखने को मिली और 731 तक चला गया। तो काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। गिरते बाजार में भी बेहतर किया इसने। इस समय मार्केट कैप 2.69 लाख करोड़ के आसपास, जो इसको एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी बना है। मेटल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। पी रेशियो इसका बहुत अच्छा है, 20.09 का है। यानी इस बड़ी तेजी के बावजूद भी अभी भी पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक काफ़ी फेयर वैल्यू पे ही है। और 7.21% का डिविडेंड पे आउट करते हैं, बहुत ही बेहतर। इंडिया में सबसे अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी कही जाती है, नंबर 1 कंपनी है वेदांता लिमिटेड, और इसीलिए लोग इसको ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। अब वेदांता लिमिटेड अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का प्लान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो रोड मैप तैयार हो चुका है। कंपनी अपने हर बिजनेस सेगमेंट में आगे बढ़ने जा रही है। तो एल्यूमिनियम सेगमेंट की बात करें तो कंपनी यहाँ पे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी। करंट लेवल पे 2.4 MTPA की इनकी कैपेसिटी है, जिसको 2.88 MTPA तक पहुँचाया जाएगा और फाइनेंशियल 2028 तक ये 3 MTPA तक पहुँच जाएगी। तो एल्यूमिनियम की कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके अलावा इनके जो एल्यूमिनियम कैपेसिटी है वो 2 MTPA करंट में है, जिसको बढ़ा के कंपनी 5 MTPA तक कर देगी और फिर आने वाले समय ये 6 MTPA तक पहुंच जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि 2026 के तक ही करीब 5 MTPA की जो कैपेसिटी है कमीशन कर दी जाएगी। दूसरी तरफ जिंक और सिल्वर की बात तो जिंक इंडिया के अंदर देखें तो स्मेल्टिंग कैपेसिटी है वो 1.1 MTPA से बढ़कर 1.3 MTPA करने का इनका प्लान है। और उसके बाद में 2029 तक ये 1.38 MTPA करने का कंपनी ने लक्ष्य रखा है। सिल्वर कैपेसिटी की बात करें तो ये 100 TPA करंट लेवल पे है, जो 830 TPA तक करेंगे कंपनी यहाँ पे 2029 तक। तो जिंक इंटरनेशनल की भी बात करें तो इनकी जो MIC कैपेसिटी है 325 KTPA को उसको बढ़ा के 500 KTPA तक पहुँचाया जाएगा Q1 फाइनेंशियल 2027 तक। यानी हर सेगमेंट में कंपनी की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब कंपनी के ऑयल एंड गैस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है कंपनी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय जो 103 देख सकते हो कि KBO EPA की जो इनकी कैपेसिटी है उसको 120 KBO ओपेट तक पहुँचाने का इनका लक्ष्य है फाइनेंस 2028 तक। और फिर 150 KBO EPA तक पहुँचाने का लक्ष्य लेके चल रही है। आयरन स्टील की बात करें, जो मर्चेंट आयरन स्टील कैपेसिटी है वो इस समय 12 MTPA की है, जिसको 16 MTPA कर दिया जाएगा 2029 तक। स्टील कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी इस समय जो करंट लेवल पे 1.7 MTPA
जिसको फाइनेंशियल 2028 तक देख सकते हो कि 3.5 MTPA तक पहुंचाया जाएगा। ये लक्ष्य लेकर कंपनी आगे बढ़ रही है। अब फेरोक्रोम की बात करें तो कैपेसिटी 145 KTPA की है, जो 500 KTPA तक पहुंचेगी 2028 तक। यानी हर सेगमेंट में कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रही है। अब मर्चेंट पावर कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे इस समय देख लो कि 2.6 गीगावाट की इनकी कैपेसिटी है, जिसको आने वाले उसमें 4.2 गीगावाट तक कर दिया जाएगा और क्वार्टर 3 2027 तक इसको 4.78 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य कंपनी ने रखा हुआ है। तो ये देख सकते हो कि वेदांता की जो टोटल इस समय कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 74,754 करोड़ का है और यहाँ पे इसमें देखो कि 35,190 करोड़ के जो ऑलरेडी रकम है खर्च कर दी गई फर्स्ट हाफ 2026 तक और बाकी का जो 39,564 करोड़ की रकम है वो 30 सितंबर 2025 तक इन्होंने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ी। तो ये रकम अभी इनके पास बाकी है 30 सितंबर 2025 के हिसाब से, जिसको आगे कंपनी खर्च करेगी। अब इसके कंपनी के पावर सेगमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते फाइनेंशियल 2025 तक ऑपरेशनल कैपेसिटी 2880 मेगावाट के आसपास है, जिसमें 300 मेगावाट का मर्चेंट्स पावर है। तो कंपनी अपने जो टोटल डिस्ट्रीब्यूटर देखे तो तलवाड़ी सौर पावर प्लांट का 1980 मेगावाट का है, जो पंजाब के अंदर है और दूसरा आप देखिए इसमें एडवांस सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल ये पावर प्लांट है और इसका जो 100% PPA हो चुका है पहले ही 2041 तक के लिए, यानी कंपनी ने अपने पावर परचेस एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है। इसके अलावा कंपनी का जसरगुड़ा जो 600 मेगावाट का ओडिशा में पावर प्रोजेक्ट है उसका भी इन्होंने 2037 तक का PPA किया हुआ है, यानी पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। सारी बिजली उन्होंने बेची हुई है। तो कुल मिला के कंपनी लगातार अच्छा कर रही है हर सेगमेंट में। तो यहाँ पे कंपनी का बाय H15 FI 626 तक दे टोटल कैपेसिटी 4180 मेगावाट तक इंक्रीज हुए, जो इसमें एडिशनल 1000 मेगावाट की कैपेसिटी है वो मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड की है, जिसमें NCLT के द्वारा ये पूरा का पूरा इनको 1440 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट अप्रूवल इनके लिए हुआ फेवर में, जिसमें 300 मेगावाट की जो कैपेसिटी है उसका पावर परचेस एग्रीमेंट ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है TNPDCL के साथ में 2031 के लिए। और दूसरा इन्होंने 8 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 600 मेगावाट की दूसरी यूनिट के लिए। तो कंपनी पावर प्रोजेक्ट में भी अच्छा काम कर रही है और कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की भी बात करें यहाँ पे बहुत ही बेहतर है। फाइनल 2025 से 29 के लिए पावर सेगमेंट का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो यहाँ पे देखो कि 6021 करोड़ के आसपास से 2025 तक, जो 2029 तक के लिए इन्होंने जो प्रेडिक्शन किया कि ये 40,000 करोड़ तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे 2.3x की ग्रोथ देखने को मिलेगी। एबिटा की बात करें तो ये इस समय देखें तो 5 फोल्ड हो सकता है। फाइनल 2025 में 651 करोड़ के आसपास है, जो 3200 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है 2029 तक। यानी कंपनी का बिजनेस कई गुना बढ़ने की उम्मीद है और ऐसे ही अगर रहा तो आने वाले समय कंपनी कमाल कर सकती है। तो यहाँ पे एबिटा कंट्रीब्यूशन है फाइनल 2029 तक तो जो प्रोजेक्ट किया गया कि वो यहाँ पे एथेना का 2000 करोड़ के आसपास रह सकता है और TSPL का 770 करोड़ के आसपास और MEL का 360 करोड़ और JSG का 40 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है। तो कंपनी बहुत तेज़ी से अपना बिजनेस बढ़ाने वाली है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये कंपनी कमाल कर सकती है। तो कंपनी का बिजनेस आप देखिए डाइवर्सिफाई है, हर तरह से काम कंपनी करिए। आप देखें कंपनी का बिजनेस देखें तो मिनरल से लेके ऑयल गैस और इसके अलावा कंपनी जिंक लीड सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम आयरन स्टील गैस सबका यहाँ पे प्रोडक्शन करती है। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि आप देख सकते हो कि साउथ अफ्रीका नाम्बिया आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया लीबिया और यहाँ तक कि आप देख सकते हो कि कंपनी का कामकाज यूएस तक भी फैला हुआ है। यहाँ पे कंपनी जो डिविडेंड पे आउट करती है 7.2% का, जो इंडिया की सबसे टॉप कंपनीज को बना देता है डिविडेंड के मामले में और इसीलिए लोग यहाँ पे निवेश करते हैं। और कंपनी ने अब 3000 करोड़ का फंड रेज भी किया अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है। आने वाले इसमें उम्मीद है कि यहाँ से वेदांता और बेहतर कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए डीमर्जर के पहले यहाँ पे तेजी का दौर शुरू रह सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।